स्टार्ट करना है मुझे। वो इन्वॉल्व इन फूड सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस वहां तक कराए थे। बस इंट्रोडक्शन ही। ग्रीन इन कलर, पिगमेंट, क्लोरोफिल, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड फूड सिंथेसिस। ओके, तो हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का ये टाइप है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल के नाम से जाना, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिल इसके नाम से जाना। क्लोरोप्लास्ट का मैंने बाकी सारी चीजें बता दी थी, हमको स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। ठीक है, और दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, कोई माइटोकॉन्ड्रियल इन्वेजिनेशन की तरह कोई इन्वेजिनेशन यहाँ नहीं है। बोथ द मेम्ब्रेन इज स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन, सॉरी दिस इज ये इनर, और ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहां पे भी जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन, सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, बट जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज मोर परमिएबल, ज्यादा परमिएबल है, मोर परमिएबल है, बिल्कुल जैसा माइटोकॉन्ड्रिया के केस में आपने पढ़ रखा है वैसा ही यहाँ पे भी, एक्सेप्ट कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसने इन्वेजिनेशन नहीं किया है स्ट्रोमल पार्ट पे, मैट्रिक्स पार्ट, ठीक है, मैट्रिक्स पार्ट पे कोई इन्वेजिनेशन नहीं किया। जो अंदर का स्पेस है, द इनर स्पेस, ये इनर स्पेस में दो पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट एंड फ्लूइड मैट्रिक्स या स्ट्रोमल पार्ट, ठीक है। मेम्ब्रेनस पार्ट पे आप देखोगे कि इस तरह की डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इस तरह के डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज थायलेकॉइड। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? थायलेकॉइड। थायलेकॉइड और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये थायलेकॉइड क्या करता है कि स्टैक्स बना लेता है, अपने बहुत सारे स्टैक्स बना लेता है, एंड दीज स्टैक्स आर नोन एज, the stacks of thylakoid is known as, क्या बोलते हैं इनको? ग्रानम। गाना ग्रेनम। ग्राना बच्चे प्लूरल वर्ड है, ग्रेनम आपका सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। अब ये जो ग्रेनम है, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ इंटरकनेक्ट होता है, तो जैसे यहां पे मैं बना दूं, ये, तो ये बेसिकली एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ में एक स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर्स बताए, एक थायलेकॉइड, दूसरा ग्रेनम, तीसरा स्ट्रोमा लैमेली।
all these structure form the membranous part of the chloroplast. ये तीनों के तीनों क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट क्लोरोप्लास्ट का बनाते हैं। इसके अलावा ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स यहाँ पे जो भरा हुआ है, इसी को ग्राउंड मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है बेसिकली, यहां पे क्लोरो जो फोटोसिंथेसिस है उसकी लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है दैट अकर इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये जो स्ट्रोमा है, यहां पे चूंकि सारे के सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डार्क रिएक्शन के, इस वजह से यहां पे डार्क रिएक्शन, यहां पे डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इट आल्सो हैव अ क्लोरोप्लास्ट जीनोम। क्या हो रखता है अपने अंदर, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। और क्लोरोप्लास्ट जो जीनोम है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है या प्रोकैरियोटिक जीनोम के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद हाई जीसी कंटेंट, हाई जीसी कंटेंट, हाई जीसी कंटेंट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे जीनोम है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, 70S राइबोसोम्स आपको देखने को, ठीक है, 70S राइबोसोम्स। आरएनए भी देखने को मिलता है, आरएनए भी देखने को मिलता है। तो ये है स्ट्रक्चर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का। अच्छा, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो खाली स्पेस पड़ा है, the space which is present between inner and outer membrane is known as periplastidial space. Periplastidial space. The periplastidial space. इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कोई क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इससे ज्यादा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। जो कुछ पूछेगा अभी डीप स्ट्रक्चर है, उसको बना लो पहले, ये कॉपी कर लो, तो मैं आपको और एक थोड़ा सा और डीप ले जाता हूं, बट पहले आप इसको कॉपी कर लो। हो गया? हाँ सर। The chloroplast, it can be easily seen by electron microscope because it is green in color and large green in color. Therefore, it can be visualized easily by electron microscope. Okay. अब जो आपने देखे हैं थैले पर,
थैलेकॉइड का जरा स्ट्रक्चर एनालाइज करें। ये जो थायलेकॉइड का ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है थायलेकॉइड। थायलेकॉइड के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आपको ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स नजर आएंगे, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स नजर आएंगे। And these group of pigments are known as quantosome or photosystem. A group of pigments. ग्रुप ऑफ पिगमेंट को क्या बोलते हो आप? क्वांटोसोम और फोटोसिस्टम। और फोटोसिस्टम का जो डिटेल है वो आप फोटोसिंथेसिस में देखो, फोटोसिंथेसिस में देखो। बट ये बेसिकली आपके जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है कहां पे लोकेटेड है? थायलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड, ठीक है, थायलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड। याद रखना जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इस साइड में होती है, ल्यूमेन साइड में या ल्यूमेन में होती है, ये बोल सकते ल्यूमेन में होती है। ओके, यहीं पे आपको ल्यूमेन में ही यहां पे आपको इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आए। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी देखा, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टल, जिनको आपने F0 F1 पार्टिकल बोला। यहाँ पे ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, या इनको बोल देते हैं CF0 CF1 पार्टिकल। ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर। ये जो चैनल दिख रहा है आपको, ये प्रोटॉन चैनल है, और ये आपका एटीपी सिंथेस एंजाइम, ये आपका एटीपी सिंथेस एंजाइम है जो कि ग्लोब्यूलर है, जो कि ग्लोब्यूलर है। बाकी की स्टोरी जब मैं आपको केमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वहां पे बताऊंगा। अभी आप इतना जान लो कि इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। एक और चीज, इसको कॉपी करो यार, पहले फिर बता। कर लिया आप इसको? हाँ। ओके, इस तरह से आप कुछ ग्रीना देख रहे हैं, ठीक है, या आप क्या करो, आप कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाओ, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते चले जाओ। तो जब कॉइन के ऊपर कॉइन रखोगे तो बाहर से देखोगे तो कुछ सरफेस आपको दिख रही होगी,
दिख रही होगी और कुछ सरफेस नहीं दिख रही होगी। कौन सी सरफेस आपको नहीं दिख रही होगी? देखो, ये वाला जो सरफेस है, अगर मैं एक एक जो है मैं बाहर बना लेता हूँ, एक थायराइड का स्ट्रक्चर में इधर बाहर बना, ये जो आउटर मार्जिन है चारों तरफ से आपको खुली दिखेगी, ये चारों तरफ से आपको खुली दिखेगी। इसको बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थायराइड। क्यों? क्योंकि ये दिख रही है आपको। और देखो, मेम्ब्रेन तो दोनों ही है ना, मेम्ब्रेन तो दोनों ही, एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन। ये वाला मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखे, ये वाला आपका हो जाएगा कौन सा पार्ट? अप्रेस्ड पार्ट। ये वाला हो जाएगा अप्रेस्ड पार्ट। इस चीज को ध्यान में रखना। अभी एक और चीज बता जरूर देता हूं, पर मैं फिर से इसको बताऊंगा, फिर फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा। ये जो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, यहां पे फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। फोटो सिस्टम 1 कहां पे? नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे। और जो अप्रेस्ड पार्ट है, यहां पे फोटो सिस्टम 2 पाया जाता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। ओके, सेकंड चीज, अब चलो देखते हैं कि लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्लोरोप्लास्ट, मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, मेम्ब्रेनस पार्ट और फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको आप जान रहे हो स्ट्रोमा के नाम से। मेम्ब्रेनस पार्ट में आपका क्या क्या प्रेजेंट? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ कि स्ट्रोमा जो लैमेली है, स्ट्रोमा लैमेली, इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फिर कौन सा फोटो सिस्टम होगा? फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 या दोनों? फोटो सिस्टम 1। इसमें फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से एक्सपोज्ड है। ओके, ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, मतलब ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, यहां पे होगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस का मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस। इतनी चीज याद रखना, बाकी मैंने आपका सारा पिक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि इसको भी एक्सप्लेन किया था, पर चूंकि ये फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने दोबारा से बता दिया। इसको कॉपी कर लो फटाफट, तो हम आगे बढ़ जाए। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमारे फिनिश हो चुके हैं, प्लास्टिड बेसिकली फिनिश हो चुके हैं। तो अब हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। कॉपी करो इसको फटाफट। ओके, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में। इंडो मेम्ब्रेनस
नाम सुना एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? एनसीईआरटी रीड करते हो? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, पर वो तो एक पार्ट है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। सुना है कि नहीं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का? हाँ सर, सुना है। Which organelles हाँ, which organelles function are coordinated? the organelles which are functionally coordinated are known as endomembranous system. Endomembranous ठीक है, तो आप लिख सकते हो which are functionally coordinated with each other. Known as endomembranous, known as endomembranous system. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। मैं बच्चे आगे की तरफ लिख देता हूँ यहाँ। These are the four organelles which makes the part of endomembranous system. ठीक है, endomembranous। एक और भी चीज देखो, इस टर्म में समझने की कोशिश। इंडो मतलब है इंटरनल, और मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कि जो इंटरनल मेम्ब्रेन है बेसिकली उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब जिन ऑर्गेनेल्स में ज्यादातर पार्ट उनका किस पे डिपेंड कर रहा है? मेम्ब्रेन्स पे। जैसे गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कंप्लीटली मेम्ब्रेन्स। हाँ, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम आपके जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मेम्ब्रेन के अलावा भी कुछ उसमें चीजें प्रेजेंट है, बट बेसिकली दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो ये कॉपी करो आप। तो हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने की कोशिश करते हैं। हो गया कॉपी? नहीं? हाँ सर, हो गया। देखो, शार्ट में आप इसको ER के नाम से जानते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक मिनट।
सुबह से एक्चुअली क्लास कंटिन्यूअसली है, तो इसकी वजह से गले में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, एक साइंटिस्ट है पोर्टर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, लार्जेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल। सेल की जो सबसे बड़ी मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लार्जेस्ट मेम्ब्रेन। सेकंड चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ठीक है, इट फॉर्म ऑलमोस्ट या फॉर्म मेनी ऑर्गेनेल्स such as form many organelles such as Golgi body, lysosome, etc. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एब्सेंट कहां पे एब्सेंट है बताओ? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट है। और कहां पे? प्रोकैरियोट्स। कॉपी करो फटाफट तो आगे बढ़े। हो गया कॉपी? हाँ सर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको शॉर्ट में ईआर से बुलाते हैं। मैं ईआर ही इसको डिनोट करूंगा। ठीक है, ईआर इज मेड अप ऑफ किस किस चीज से बनी हुई है बता सकते हो मुझे? मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ठीक है, इनसे मिलके बनी। ओके, सिस्टर्नी जो है आपको इस तरह से नजर आएंगे। सिस्टर्नी आपको इस तरह से आपको सिस्टम, ठीक है। दीज आर द अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। वेसिकल्स जो है आपको इस तरह से वेसिकल्स दिखेंगे, और ट्यूब्यूल्स आपको ये जो बीच बीच में पार्ट दिख रहा है ना, दोबारा सुनना, ये जो बीच वाला पार्ट है ये ट्यूब्यूल्स,
और ये इस तरह से भी हो सकता है। मतलब ब्रांचिंग भी हो सकती है उसमें, ठीक है। मतलब ये आप मत बनाओ, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है इसको, बेटा तो बस समझाना था। इस तरह से आप बनाना, इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बना दो कि इस तरह से एट्रीब्यूट्स है। दूसरा आप इस तरह से एट्रीब्यूट्स बेसिकली ब्रांच हो सकते हैं, जबकि सिस्टर्नी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो ईआर बेसिकली जो है सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से मिलके बना, ट्यूब्यूल से मिलके बना। आगे बढ़ते हैं। पहले पिक्चर बना लेते हैं, फिर बाद में ये सपोज कर लो ये आपका सेल है, ओके। सेल में ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ही आपका एंडोप्लाज्मिक इस तरह से होगा। ये बाकी अपना जो भी है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बीच में आपको सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं सारे सिस्टम, यहाँ पे ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज होती है और कहां तक जाती है, सेल मेम्ब्रेन तक जाती है। कुछ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जिसमें खूब सारे ग्रेन्यूल्स आपको दिखते हैं, खूब सारे आपको इस तरह से ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। स्पेशली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाला जो एरिया है, वहां पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्रेनुलर। एंड वो जो ग्रेन्यूल्स हैं, वो ग्रेन्यूल्स किस चीज के हैं, राइबोसोम। ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। तो इधर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ यार लिख रहा हूं सॉरी। और जो सेल मेम्ब्रेन के पास वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज द स्मूथ। यहाँ पे कोई राइबोसोम नहीं है, दिस इज स्मूथ यार, शार्ट में बोलते हैं SER, और इसको शार्ट में बोलते हैं RE, इसको शार्ट में बोलते हैं RE। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, there are two types, there are two types, rough
एंड स्मूथ ईयर, रफ एंड स्मूथ ईयर। कहां से राइज होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइज होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बहुत ज्यादा ग्रेनुलर होता है, वहां पे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, इस वजह से इसको रफ ईयर बोलते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ है, उसको स्मूथ ईयर बोलते हैं, स्मूथ ईयर बोलते हैं। जो रफ ईयर है, रफ ईयर बेसिकली इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसमें इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन। जबकि जो स्मूथ ईयर है, द स्मूथ ईयर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस ध्यान में रखना कि जो रफ ईयर है, रफ ईयर में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। और जो स्मूथ ईयर है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, उसमें जो राइबोसोम्स है वो नहीं प्रेजेंट है, वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। इस पिक्चर को बना लो, इसको मुझे इरेज करना है। इरेज कर दूं? हाँ सर। थोड़ा सा कंपैरिजन देखो, रफ एंड स्मूथ ईयर। रफ ईयर पहले ही पॉइंट दिखा दिया मैंने कि किसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। और जो ये इन्वॉल्व है लिपिड सिंथेसिस। ऐसी सेल्स जिनमें प्रोटीन, जो बेसिकली एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी, उनमें कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट होंगे? Cells which are actively involved in protein synthesis have more RER. उनके अंदर ज्यादा RER पाया जाता है। एग्जाम्पल, लीवर सेल, ठीक है, लीवर सेल में खूब सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। या मसल्स भी लिख सकते हो, मसल सेल, ठीक है। इसी तरह से cells which are involved in lipid synthesis have more SER। एग्जाम्पल बताओ, बता सकते हो मुझे कोई एग्जाम्पल? जैसे एड्रिनो कार्डिकोटॉपिक सेल्स, एड्रिनो कार्डिकोटॉपिक सेल्स कहां पे प्रेजेंट होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बेसिकली स्टेरॉयडल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दे प्रोड्यूस स्टेरॉयडल हार्मोन। और स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड ही तो है, स्टेरॉयड, ठीक है। HRS लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। स्टेरॉयडल हार्मोन्स। इसके अलावा आपकी एडिपोसाइट्स ये भी बेसिकली,
ठीक है, एडिपोसाइट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ इसमें देखना है अभी। इरेज कर दूं? नहीं सर, 1 मिनट। ओके। हाँ सर, हो गया। ओके। Modification of endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन, जैसे निसल्स ग्रेन्यूल, नाम सुना है? हाँ सर। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? डेंड्रॉन्स एंड सोमा। डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स लिख दो, वैसे डेंड्राइट्स, सेल बॉडी। सेल बॉडी या सोमा, जो भी आपको अच्छा, साइटोन, सेल बॉडी, जो भी अच्छा लगे। एक्सॉन में ऑप्शन, ये बेसिकली निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं क्या? ये ज्यादा rough endoplasmic reticulum which are actively involved in प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूरॉन्स के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम। These are the modification of Nissal's granule. These are the modification of endoplasmic reticulum. Nissal's. Sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं? मसल सेल। फाउंड इन स्केलेटल मसल। क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। स्टोरेज ऑफ। या आप ये भी सीधे बोल सकते हो कि दीज आर द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? स्मूथ रेटिकुलम है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, इनका कैल्शियम आयन इनका फंक्शन है। और कैल्शियम आयन का फंक्शन वहां पे क्या है? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। किस पे काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन पे, मसल के कॉन्ट्रैक्शन पे काम। एक और टर्म है, हाँ यस, ये इरेज कर दूं मैं? सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। ओके।
microsomes. Microsomes are fragment of rough endoplasmic reticulum. Used in vitro, used for in vitro protein synthesis. They not exist naturally. Exist naturally in living cell. लिविंग सेल्स के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। जब सेल आप ब्रेक होती है, सेल ब्रेक होती है तो कई सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रैगमेंट्स हैं, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाती है तो उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं उसको इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। नेचुरली लिविंग सेल में पाए नहीं जाते। पेपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ध्यान में रखना कि माइक्रोसोम्स क्या है। दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These are the fragments of endoplasmic reticulum. Sir, वो they not exist naturally in living cell. Yes. मतलब कि आपको लिविंग सेल, अगर मैं बोल दूं कि ये एक लिविंग सेल है, तो इस लिविंग सेल के अंदर ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स, और ये कब मिलते हैं? जब आप सेल रप्चर करते हो, सेल ऑर्गेनेल आइसोलेट करने के दौरान। तो चूंकि ये तो मेम्ब्रेनस है ना, पूरी मेम्ब्रेन है, बड़ी सी है, तो जब आप आइसोलेट करने की कोशिश करोगे तो टूट जरूर जाएगी। तो ये इसके जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स हैं, उन्हीं फ्रैगमेंट्स को हम माइक्रोसोम बोलते हैं। उन्हीं फ्रैगमेंट्स को हम माइक्रोसोम बोलते हैं। तो कैसे आपको नेचुरली मिल जाएगी लिविंग सेल में? ओके, ठीक है। चलो फंक्शन लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन अच्छा, हाँ, एक पॉइंट और लिख दो पहले। एक पॉइंट और लिख दो। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है divides the एक मिनट, एग्जैक्ट सेंटेंस दिमाग नहीं आ रहा है। Divide the cells internally in two chamber. कौन कौन से चैम्बर है? ल्यूमिनल साइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। पिक्चर देख लो जरा सा। ये सपोज कर लो आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से आप देखते हो कि इस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
तो जो ये वाला साइड है इसको बोलते हैं ल्यूमिनल साइड, ल्यूमेन। और ये वाला जो साइड है बाहर उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल को इंटरनली 2 चैम्बर में डिवाइड, ल्यूमिनल साइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड, ल्यूमिनल साइड एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। समझ में आया? हाँ सर। चलो अब फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला प्रोटीन सिंथेसिस बाय आर्यर, दूसरा लिपिड सिंथेसिस बाय एसीआर, तीसरा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड मसल सेल, चौथा डिटॉक्सिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन सेल, मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली एक साइटोक्रोम P450, वो कहां पे पाया जाता है साइटोक्रोम P450? SER में। बेसिकली SER इन्वॉल्व है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। बाकी बायोसिंथेसिस ऑफ गॉल्गी बॉडी तो लिखा ही चुका था मैं, फिर भी लिखा बायोसिंथेसिस ऑफ गॉल्गी बॉडी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ चीजें लिखा दी हमने। अब आते हैं गॉल्गी बॉडी पे। आगे चलें। हाँ सर। वो सर एक वो साइटोपी 450 वही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। साइटोक्रोम की 450 वही काम है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स या मटेरियल्स व्हाटएवर।
Golgi body. तो Golgi body was discovered by, किसने डिस्कवर किया? Camilo Golgi. कैमिलो गोल्जी, एंड इन्हीं के नाम पे इस स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडी बोल दिया, गोल्जी बॉडी बोल दिया गया, गोल्जी कैमिलो गोल्जी के नाम से। ठीक है, गोल्जी बॉडी के और भी नाम है, जैसे डिक्टियोसोम इन प्लांट्स। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम इन प्लांट्स। यार थोड़ा टाइम दो, कंटिन्यूस हो गया काफी देर से। इट इज अप्रॉक्सीमेटली more than 5.5 hours. आज के दिन बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है। स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी की बड़ा फिटनेस कर दूंगा मैं आज। इसका जो शेप है बच्चे वो प्लियोमार्फिक है, मतलब शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, शेप इसका प्लियोमार्फिक है, शेप चेंज होता रहता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर गोल्जी बॉडी का एक पिक्चर बनाते हैं।
तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको इस साइड इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे इस तरह से मेरे वेसिकल्स प्रेजेंट। ये मॉडल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से वेसिकल्स निकलेगी, मेरी वेसिकल्स फ्यूज उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट, उसके साथ फ्यूज। ठीक है, अंदर तो एक चीज आपको ये समझ में आया होगा कि जो गोल्जी बॉडी है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो गोल्जी बॉडी है ऑलवेज नियर बाई न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी ऑलवेज नियर बाई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दिस इज द ओनली ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव पोलैरिटी। ठीक है, गोल्जी बॉडी is only organelles which have polarity, जिसमें पोलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, पोलैरिटी पाई जाती है। इस गोल्जी बॉडी को मैं जरा सा यहाँ पे बाहर, ये लो, यहाँ पे ये सपोज कर वेसिकल्स है। ठीक है, तो ये वाला जो फेस है, दिस फेस इज नोन एज सिस फेस, और ये वाला जो फेस है इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। तो जो सिस फेस है उसको फार्मिंग फेस भी बोलते हैं, और फार्मिंग फेस, फार्मिंग फेस, और ये ट्रांस फेस को मैचुरेशन फेस भी बोलते हैं। जो सिस फेस है ये इट अपीयर्स कॉन्वेक्स, कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये जो है ये कॉनकेव है। ट्रांस फेस या मैचुरेशन फेस को एग्जिट फेस भी बोलते हैं, एग्जिट फेस, और सिस फेस फार्मिंग फेस को एंट्री फेस भी बोलते हैं, एंट्री फेस। एंट्री फेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे देखो, यहाँ से वेसिकल्स के अंदर सपोज कर लो, और ये बेसिकली रफ ईयर, यहाँ पे कोई प्रोटीन वेसिकल के अंदर पैक हुई, तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनेल्स ये सिक्रीशन एंड पैकेजिंग में इन्वॉल्व। ठीक है, दिस ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड पैकेजिंग। यहाँ पे कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, बेसिकली केमिकल्स के कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद इस फेज से एंट्री लेता है, ट्रांस फेज से वो बाहर निकल जाता है, ट्रांस फेज से वो पैक करके दोबारा से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनेल इज बेसिकली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, या बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इरेज कर सकूं इस पार्ट को। हो गया, कॉपी है? हाँ सर।
पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो गोल्जी बॉडी है इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, या इस तरह से लिखो, मेड अप ऑफ मेनली सिस्टर्नी। इसके अलावा आपको ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स भी मिल जाएगा, बट इट इज मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, कितनी सिस्टर्नी होगी? 3 to 7। ठीक है, 3 to 7 cisternae. And cisternae is the structural and functional unit of Golgi body. Golgi body. बाकी चीज मैंने पिक्चर में लिख ही दिया है कि Golgi body have two phase. One is cis and another one is trans phase. Cis is also known as forming phase or entry phase, and trans phase is also known as maturation phase or exit phase. ठीक है। सर उसे एंट्री फेज और एग्जिट फेज क्यों बोलते हैं? इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर में पहले ही पिक्चर में वो बना रखा है। यहाँ से एक वेसिकल्स कुछ कुछ लेके आती है और वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल जो है इसके अंदर चला जाएगा, तो यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंट्री लेगा। दोबारा से जब उसका ये माइक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, तो यहाँ से वो फिर से पैकेजिंग लेगा, फिर से पैक कर दिया जाएगा मॉडिफाई होने के बाद, तो यहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ से एग्जिट होगा, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं एग्जिट फेस, और उसको पहले वाले को बोलते हैं एंट्री फेस। पहले वाले को बोलते हैं एंट्री फेस। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शन में आ जाते हैं। बाकी तो मैंने सारा कुछ बता ही दिया है आपको। फंक्शन, तो फंक्शन में गोल्जी बॉडी mainly involved in secretion and packaging of macromolecules, या इसी को आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ से देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स across the membrane or across the membrane or within the membrane, within the membrane। और इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। इसी काम को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग। मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स या सिक्रीशन एंड पैकेजिंग, ये जो भी है ये सब गोल्जी बॉडी के फंक्शन, गोल्जी बॉडी के। कॉपी करो तो उसके बाद में दूसरा एक और फंक्शन।
इरेज कर दूं? हाँ सर। Glycosylation and glycosylation of प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन जो बेसिकली क्या है, ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ, उसमें भी एक और फंक्शन लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ cell plate during cell wall synthesis. Cell plate during cell wall synthesis. ये भी किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम। गोल्जी बॉडी का काम है। तो ये कुछ काम जो कि गोल्जी बॉडी करती है वो मैंने आपको करवा दिए। और इसकी खुद की जो बायोजेनेसिस है, इसकी खुद की बायोजेनेसिस मैंने पहले कहाँ पे बताया, कहाँ से हो रही है इसकी खुद की बायोजेनेसिस? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये आपका पार्ट एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, गोल्जी बॉडी भी फिनिश हो गया। गोल्जी बॉडी भी फिनिश हो गया। थोड़ा सा देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम अगर आप देखो तो 2 टर्म से बना हुआ, लाइटिक एंड सोमा। लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ऐसी बॉडी जो लाइसिस में, सेल लाइसिस, ऑर्गेनेल लाइसिस में इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया? क्रिश्चियन डी डूबे ने। इन्होंने बेसिकली लाइसोसोम की डिस्कवरी की। ठीक है, लाइसोसोम की डिस्कवरी फर्स्ट टाइम आइसोलेशन या ऑब्जर्वेशन किसने किया? क्रिश्चियन डी डूबे ने किया। लाइसोसोम बेसिकली एनिमल सेल या फंगस सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। आपके प्लांट सेल में जो लाइसोसोम का फंक्शन है, it occurs, yeah, it has been done by vacuole। इसको vacuole परफॉर्म करता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ये काम जो है vacuole परफॉर्म करता है। इसको लिख लो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। कॉपी हो गया होगा शायद ही। हाँ सर। ये आपका, ये सपोज कर लो ये लाइसोसोम। पहले ही बता रखा है कि मैं आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बता रहा हूं। तो ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या है? यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन चैनल्स, यहाँ पे बहुत सारे
प्रोटॉन चैनल्स प्रेजेंट। ठीक है, प्रोटॉन चैनल, प्रोटॉन चैनल का काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, ताकि यहां से बाहर, मतलब इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, बाहर से साइटोप्लाज्म को अंदर बहुत अबंडेंट कर, अंदर बहुत अबंडेंट कर, और इसकी वजह से जो लाइसोसोम का ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ लाइसोसोम, वो कैसा होता है, एसिडिक पीएच है वहां, एसिडिक पीएच, या ये कह सकते हैं कि लो पीएच, पीएच कितनी है, लो पीएच, कितना पीएच होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5, एंड इसके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं, दीज आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम है यहाँ पे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म डाइजेशन। अब वो डाइजेशन चाहे फूड का हो, चाहे किसी ऑर्गेनेल का हो, चाहे सेल का हो, वो डाइजेशन चाहे फूड का हो, चाहे किसी ऑर्गेनेल का हो, चाहे सेल का हो, ठीक है, सारे के सारे जो फंक्शन है डाइजेशन, जो ये डाइजेशन से रिलेटेड है फंक्शन, वो लाइसोसोम परफॉर्म करे। अब एक जाहिर सी बात है, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट, लुमेन में, लाइसोसोम में, वो किस पीएच पे काम करेंगे, एक्ट ऑन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या एसिडिक पीएच पे काम, ठीक है। अब ये हाइड्रोलाइजेस जो है, कई टाइप के हाइड्रोलाइजेस हैं, जिसमें 6 क्लासेस आपके साथ एनसीईआरटी में मेंशन है। आप एनसीईआरटी से आपको होमवर्क देता हूँ, एनसीईआरटी से वो सारी क्लासेस को आप यहाँ पे मेंशन कर लें। एनसीईआरटी से वो सारी क्लासेस, जैसे एक है कार्बोहाइड्रेट्स, लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस, सल्फेटेजेस, प्रोटीनेजेस, ये आप लिख लेना एक आध जो मिसिंग है, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे, लाइसोसोम के बारे में मुझे कुछ कुछ अभी और भी पढ़ाना है, जैसे जो पॉलीमॉर्फिज्म है लाइसोसोम में, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शियरी लाइसोसोम, वो सब मुझे बताना है, पर अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब टाइम शायद 1-2 मिनट ही हार्डली बचा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही।